भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पर लगातार फोकस कर रही है। वजह साफ है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म करने की, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म करती है तो सीधे तौर पर 2024 में भी केंद्र की सत्ता में वापसी होगी। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन सीटों पर है जो 2019 के चुनाव में वो नहीं जीत सकी। इसमें खास तौर पर मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटें हैं, जिसमें मुरादाबाद, अमहा, बिजनौर, उसके अलावा रामपुर जैसी सीटें शामिल हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी 2019 में नहीं जीत सकी थी। बीजेपी के चाणक्य कहने जाने वाले अमित शाह 29 जून को बिजनौर से इन सभी 6 सीटों को संदेश देंगे और एक कोशिश होगी कि 2014 की परफॉर्मेंस 2024 में दोहराई जाए। हालांकि इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार 2024 के लिए कमर कसकर मैदान में। उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करवाने के लिए उत्तराखंड सरकार प्रतिबद्ध है। लगातार बैठकें की जा रही है। इसी कड़ी में एक कमेटी भी बनाई गई थी। ये कमेटी ड्राफ्ट तैयार करने में जुटी हुई है। इसी बीच आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश है रंजना प्रकाश देसाई, जो कि यूसीसी कमेटी जो बनाई गई है उत्तराखंड सरकार की ओर से उसके अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। और इस बैठक में एक तरीके से जनसंवाद किया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों के साथ जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और दिल्ली में मौजूद हैं। इनसे कहीं ना कहीं राय सलाह ली जा रही है कि इस ड्राफ्ट में और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि धामी सरकार का लक्ष्य है कि यूसीसी को जल्द से जल्द उत्तराखंड में लागू करवाया जा सके, क्योंकि सरकार बनने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पे जनता से कहीं ना कहीं वादा किया था कि सरकार फिर से रिपीट होती है तो उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लागू करवाया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में एक बड़ी बैठक इसको लेकर चल रही है। 2024 के चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, उसी तर्ज पर अपने सभी प्रभारी मंत्री या जो भी केंद्रीय मंत्री हैं उनको हर क्षेत्र में जाकर बूथ स्तर पर तैयारी करने के लिए आदेशित भी किया है। उसी कड़ी में 2 दिन से यहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जमे हुए हैं और कई ऐसे अहम जो प्रोग्राम है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मीडिया से भी रूबरू हुए हैं, विपक्ष पे भी हमलावर रहे। वहीं आज स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्री हैं वो एनटीपीसी पहुंचेंगे ऊंचाहार और वहां के बाद जनसभा में शिरकत करेंगे। उसी तर्ज पर रायबरेली की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी रायबरेली पहुंच रही हैं और इसी बचत भवन में यहाँ पर मेधावी जो छात्र हैं उनको सम्मानित करेंगे और उसके बाद वो भी जनसभा में शिरकत करेंगी। कहीं ना कहीं से 2024 के चुनाव के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है उस किले को भेदने की तैयारी जरूर कर ली है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि 2024 में रिजल्ट क्या आता है। क्या रायबरेली की जो सोनिया गांधी की सीट है इसको भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सपा कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कल भी एक बैठक हुई थी जिसमें सारे सेक्टर प्रभारियों को बुलाया गया था और वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा की थी। वहीं इसी क्रम में आज सभी जिला प्रभारियों को बुलाया गया और वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर चर्चा की गई। और खास बात यह है कि अखिलेश यादव जरा जरूरत से ज्यादा जिस तरीके से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए उसको लेकर खास प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बूथ मैनेजमेंट को लेकर, बूथ कमेटी को लेकर और वोटर लिस्ट पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है उसको लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज भी अखिलेश यादव ने और साथ ही अखिलेश यादव के साथ साथ महासचिव शिवपाल सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, मुख्य सचेतक मनोज पांडे और पार्टी के सभी तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने बैठक की और बैठक में लगातार इसी चीज को लेकर चर्चा हुई कि किस तरीके से वोटर लिस्ट को मजबूत किया जा सकता है और कैसे पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत किया बनाया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी अब नए नेता बनाने की कयाद तेज करती है, यानी कि नई रणनीति के अंतर्गत इस बार के लोकसभा चुनाव में उन नेताओं को उतारा जाएगा जो नेताओं को नए चेहरों के रूप में बनाया जा रहा है। यानी साफ है जो अपने क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे वर्ग के साथ में जुड़े हुए हैं, लोग जनता के बीच में उनकी एक अपनी हनक है, उन नेताओं की लगातार अब जो है ढुनाई हो रही है। यानी साफ है कि उन चेहरों को साफ करके लाया जाएगा पार्टी के अंदर और उन पार्टी के अंदर लाने के बाद से उन्हें नई रणनीति के अंतर्गत उन्हें चुनाव भी लड़ाया जाएगा। ऐसे में जो उनके जिला कोऑर्डिनेटर हैं और जो उनके जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पे जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं ऐसे वर्ग के लोगों को ढूंढ कर निकाले और उन्हें पार्टी में शामिल करें, जिससे कि पार्टी की मजबूती मिल सके और पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके।
उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है जिसमें बता दें कि मदरसे जो नेपाल से सटे हुए मदरसे हैं उनकी अब जांच कराएगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अब इसको लेके एक जांच कराने जा रही है। जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वहां पे जो अनियमितताएं पाई गई थी मदरसों को लेकर, उनकी टेरर फंडिंग या कहे कि उनके फंडिंग को लेकर अब एक जांच कराई जा रही है कि किस तरीके से उनके जो आय का स्रोत था वो कैसा था। बता दें कि आपको इसके पहले भी मदरसों की जांच की गई थी। करीब 2000 से ज्यादा मदरसे जिनको बंद किया गया था। उसके बाद अब पाया जा था कि जो नेपाल के आसपास के एरिया है, नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जो एरिया है, जिले हैं, वहां पे अब मदरसे चलाए जाते हैं जिनके अनियमितताएं पाई गई थी। उसको लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अब 2 टीमें बनाई है। एक आरपी सिंह जो कि विशेष सचिव है, उनके साथ रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह की टीम रहेगी जो कि 5 जिलों में दौरा करेगी। इसके साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जे रीवा जो कि निदेशक है, उनके साथ आरपी सिंह जो कि संयुक्त निदेशक है, उनकी एक टीम रहेगी जो कि 3 से 4 जिलों में अपनी जांच करके एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएगी। और उसके साथ ही साथ 13 जुलाई को अपनी रिपोर्ट शासन सौंपेगी। माना जा रहा है कि जिससे कि पहले मदरसों की जांच कराई गई थी उनमें तमाम ऐसे मदरसे थे जो कि अनियमितताओं के द्वारा पाए गए थे, उनको सील करने का काम किया गया था। अब माना जा रहा है कि नेपाल से सटे बॉर्डर पे सटे या कहें कि बॉर्डर में चलने वाले अनियमित या फिर कहें कि गैर गवर्नमेंट फंडेड मदरसों को अब उत्तर प्रदेश सरकार रडार पे है। और माना जा रहा है कि अगर उनमें अनियमितताएं पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि लगातार संभल के सांसद डॉक्टर शफीक रहमान पार्क चर्चाओं में रहते हैं। आज से जिस तरह से उनका बयान संभल में आया है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से योग दिवस मनाया जाएगा और योग दिवस के बीच में तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन मदरसे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार चाहती है कि मदरसे में भी योग हो, लेकिन वो बिल्कुल इस तरह से विरोध पर उतर आए हैं। डॉक्टर शफीक रहमान पार्क ने कहा कि इस तरह से 2024 के जो चुनाव है उसका ये प्रकरण लगातार भाजपा अपने अलग अंदाज में कभी किसी कार्यक्रम के बहाने आम जनमानस तक पहुंचना चाहती है, लेकिन फिलहाल 2024 का सीधा आईना है कि वो किसी तरह से भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। इधर सीधे तौर पर डॉक्टर शफीक रहमान पार्क ने जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो मदरसे में जिस तरह से योगा की बात आती है, बल्कि योगा नहीं कराया जाए बल्कि वहाँ पर मदरसा दिवस मनाया जाए, जिससे कि जो मदरसे के बच्चे हैं वहाँ पर तालीम हासिल करें और शिक्षा करें और वो जानकारी लें कि आखिर मदरसे में किस तरह से तालीम की जाती है। दरअसल लगातार जिस तरह से उन्होंने कहा कि योगा दिवस अगर जो मनाया जा रहा है वो योगा दिवस नहीं मनाया जाए बल्कि इसका विरोध लगातार शफीक रहमान पार्क ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि योगा दिवस सरकार अपने बहाने से जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के या मुस्लिम यहाँ का जो मदरसे के तालीम इल्म है उन तक ही पहुँचना चाहती है। फिलहाल मैं इसका विरोध करता हूँ। सीधी तौर पर इस चर्चा के बाद लगातार राजनीतिक गलियाओं में चर्चाओं का विषय चल रहा है। डॉक्टर शफीक रहमान पार्क के योगा दिवस के उपलक्ष्य में उनका विरोध आम जनमानस पर क्या असर पड़ेगा, लगातार किसी भी कार्यक्रम को लेकर भाजपा को लगातार कोसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल योगा दिवस का विरोध और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। अब देखना ये कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय में जो भी यहाँ के मदरसे हैं उसमें किस तरह से योगा किया जाता है या सरकार का जो योगी का जो मिशन या योगी के जो सरकार के नियम है उसका विरोध किया जाता है। फिलहाल सभी लोग इस पर नजर रखे हैं, लेकिन जिस तरह से 15 से लेकर 21 बीच में जो योगा की यहाँ तैयारी की जा रही है, उस योगा की तैयारी को यहाँ पर संभल के सांसद डॉक्टर शफीक रहमान पार्क ने सवालिया निशान खड़ा। उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद व एलडीए जो है वो अपनी कीमतों में कमी करने जा रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज्यादा फ्लैट हैं जिनको ग्राहक नहीं मिल रहे, जो संपत्ति आवास विकास परिषद व तमाम प्राधिकरणों की है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ग्राहकों की तलाश तो की जा रही है लेकिन बढ़ती कीमतों के चलते इनको ग्राहक नहीं मिले। एक बार फिर अब एलडीए आवास विकास परिषद व तमाम प्राधिकरण अपने फ्लैटों की कीमत में कमी करेंगे। उत्तर प्रदेश में 25,000 ऐसे फ्लैट हैं जिनको अब तक ग्राहक नहीं मिले। वहीं 10,226 फ्लैट ऐसे हैं आवास विकास के जो लंबे समय से ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। इनकी कीमत लमसम 4,000 करोड़। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एलडीए की बात करें तो इसके भी 2,800 फ्लैट हैं जो काफी लंबे समय से खाली पड़े हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राहकों को रिझाने के लिए अब एक बार फिर फ्लैटों की कीमत में कमी की जाएगी। हालांकि कुछ दिन पहले ही आवास विकास परिषद ने अपनी बोर्ड बैठक में 15% की कमी की थी। जब कोई व्यक्ति अपना पूरा एक मुश्त पैसा जमा करेगा उसको 15% की छूट मिलती, लेकिन सबके बावजूद भी अभी तक ग्राहकों की भारी कमी है। उत्तर नवाबों की नगरी में आजकल युवतियों का रात में शराब के नशे में हंगामा करना आम बात हो गई है। लखनऊ के अगर हम समिट बिल्डिंग की बात करें तो आए दिन समिट बिल्डिंग से वो तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर नशे के हालत में युवतियां बीच चौराहे पर हंगामा करती हैं। समिट बिल्डिंग की बात की जाए तो विभूतिगंज थाना क्षेत्र में ये बिल्डिंग आती है जो आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। आज देर रात की अगर हम बात करें तो देर रात भी 4 युवतियों ने
बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया है। हंगामा इसलिए किया है, पहले युवतियों ने नशे की हालत में एक बाइक में ठोकर मारी। जब बाइक सवार ने इसका विरोध किया तो 4 युवतियों ने मिलकर जमकर उसकी पिटाई की। पास ही निकल रहे राहगीर ने जब इसका वीडियो बनाया तो राहगीर से भी कर युवतियां निकल गईं। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और शांत कराने के बाद पूरे मामले को पल्ला झाड़ते हुए दोनों को घर भेज दिया है। कहीं ना कहीं पुलिस की इसी तरीके की लापरवाही जो इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देती हुई नजर आती हैं। जिले में आईएमए से संबंधित सभी डॉक्टरों का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि आईएमए की टीम आज गोरखपुर के कमिश्नर से मुलाकात की है। खास तौर से बीते दिनों डॉक्टर संतोष शंकर रे के क्लिनिक को जीडीए प्रबंधन द्वारा सीज किया गया। उसके विरोध में आईएमए की टीम आज कमिश्नर से मुलाकात की और काली पट्टी बांध करके मुलाकात की। खासतौर से ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में लिखा है अगर कोई ठोस निर्णय उस सीज को अगर जल्द से जल्द नहीं खोला गया तो आने वाले समय में हम हड़ताल करने के लिए बाध्य। मुख्य मुख्यालय से आज दर्जनों महिलाओं और पुरुषों का जत्था मासूमों के साथ लखनऊ के लिए पैदल निकल पड़ा। तपती धूप और लू के थपेड़ों के बीच पैदल चल रहे इन लोगों के हाथों में बैनर था जिसमें धरना प्रदर्शन के बाद भी अधिकारियों द्वारा सुनवाई न किए जाने पर मुख्यमंत्री को शिकायत करने की बात लिखी गई थी। लखनऊ के लिए पद यात्रा पर निकले यह लोग हमीरपुर जिले के भटपुरा डांडा के रहने वाले हैं जो बीते महीनों के दौरान प्रधानमंत्री आवास की मांग कर रहे थे और प्रधान सहित और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। कई बार कलेक्टर पर धरने पर बैठ चुके हैं लेकिन कई दिनों तक धरने में बैठने के बावजूद भी अधिकारियों ने जांच का नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दिया है। अब देखना ये होगा कि जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित लोग हैं, वो लखनऊ पहुंच करके मुख्यमंत्री जी को अपनी शिकायत बताएंगे। अब आने वाली बात ये होगा, देखने वाली बात ये होगी कि कब और किस पर और कितने समय लगेगा और किस पर गाज गिरेगी। उमस भरी गर्मी, उस पर बिजली कटौती लोगों के लिए पहले ही आफत बनी हुई है। ऐसे में चोर लुटेरों की भी पौ आ रहा है। अगर बात करें कानपुर की तो लगातार चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। रात को चोरी की घटनाएं हो रही हैं तो लुटेरे लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस गश्त पूरी तरह फेल है। कि अगर बात करें कानपुर व चकेरी थाना क्षेत्र की तो वहाँ पर पिछले कई दिनों में आधा दर्जन से ज़्यादा चोरी की घटनाएं हुई हैं, लूट की घटनाएं हुई हैं। यहाँ तक लूट व हत्या की घटना को भी अंजाम दिया गया है लेकिन किसी भी घटना का अभी तक चकेरी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। ऐसे में एक और घटना देर रात हुई जहाँ पर एक घर के बाहर खड़ी काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी को चोर चोरी कर ले और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। तो कहीं ना कहीं चकेरी पुलिस की गश्त और उन अपराध रोकने में नाकाम सामने आ रही है। लेकिन चकेरी पुलिस पर जो उसके थाना प्रभारी हो चाहे संबंधित चौकी इंचार्ज हो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर उनको किसका अवैधान मिला हुआ है कि आखिर चकेरी थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि पिछली कई ऐसी घटनाएं हैं, व्यापारी के साथ घटनाएं घटित हुई हैं, महिलाओं के साथ घटनाएं घटित हुई हैं, घर से चोरी हो गई है लेकिन पुलिस किसी भी घटना का खुलासा नहीं कर पा रही है। और लगातार व्यापारी कमिश्नर से मिलकर चकेरी थाना प्रभारी की शिकायत कर रहे हैं कि रात में गश्त नहीं हो रही है, चौकी प्रभारी गश्त पर नहीं निकल रहे हैं लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इन घटनाओं का खुलासा कब होगा और लापरवाही बरतने वाले चकेरी थाना प्रभारी पर कार्रवाई कब होगी, यह एक बड़ा सवाल है। गेट की परीक्षा को लेकर के जो आलाधिकारी हैं वो लगातार मुस्तैद हैं, शिक्षा विभाग लगातार मुस्तैद। आपको बता दें सर पीलीभीत में इस बार 2323 जो परीक्षार्थी जो है परीक्षा देंगे इस बार बीएड की, वहीं 5 कॉलेज नियुक्त किए गए हैं जिनमें परीक्षा होगी और 8 केंद्र बनाए गए हैं जहां परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं 2323 परीक्षार्थी इस बार बीएड की परीक्षा देंगे जिसके लिए कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं। वहीं उच्च अधिकारियों का कहना है कि वहां इस बार किसी भी तरह का कोई फर्जीवाड़ा ना हो इसलिए आधार कार्ड भी लाना आवश्यक है, क्योंकि आधार कार्ड जब आप साथ लाएंगे अपने प्रवेश पत्र के साथ तो किसी भी तरह की कोई फर्जीवाड़ा यानी कि किसी के एक परीक्षार्थी के साथ दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकेगा, यानी कि इस तरह से पूरी तरह से पुष्टि कर ली जाएगी। तो इस तरह से कड़े इंतजाम भी किए गए हैं जिसको लेकर के पूरा अमला लगातार मुस्तैदी से लगे हुए सीसीटीवी कैमरे भी के तहत यहाँ पर ये परीक्षा होगी जिसकी इस तरह से कोई भी समस्या ना खड़ी हो। वहीं 2 पालियों में परीक्षा होगी, 9 बजे से 12 बजे तक प्रथम पाली में, 2 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली में परीक्षा होगी।
इसको लेकर के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। अब देखना यह है कि कड़े इंतजाम के साथ कहीं कोई समस्या खड़ी ना हो, इसके लिए इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन आगे जब परीक्षा होगी तो क्या मामला निकल के आता है, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह जाती है, ये देखने वाले। बागपत में आवारा सांडों का आतंक देखने को मिल रहा है। सांड लगातार व्यापारियों पर हमला और दुकान में बढ़कर सामान को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, आज दिन निकलते ही सांडों ने बागपत की सब्जी मंडी में आतंक फैलाया। 3 सांड आपस में भिड़ गए हैं। वहां खड़े वाहन और किसानों के सामान को उन्होंने क्षतिग्रस्त बताया है। लेकिन वहीं पर आड़तियों ने गुहार लगाई है कि प्रशासन द्वारा ये सांड गौशाला में पहुंचाए जाएं। अब देखना है कि प्रशासन इन सांडों को कब गौशाला में पहुंचाए। थाना मिलक पुलिस की गो तस्करों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां गो तस्करों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद उन्होंने भागने का प्रयास किया, तो वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उन लोगों को जवाब फायर किए, तो उसमें से एक जो बच्चा बाबू था वो घायल हुआ है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। बताते चले कि रामपुर में गो तस्करी का धंधा बड़े जोरों पर चल रहा है, क्योंकि गो तस्करों ने इसे एक अपना हथियार बना लिया है। जहां एक तरफ भैंस वंशीय पशु जो होता है बहुत महंगा होता है, तो गो वंशीय पशु बहुत सस्ता होता है, जिसके बाद ये गो तस्कर उसको वध करने के बाद उसको बेचते हैं और उसमें बहुत मोटा मुनाफा कमाते हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि रामपुर में गोकशी कब रुकेगी, लेकिन रामपुर में गो तस्करों के हौसले बुलंद हैं और आए दिन वो पुलिस पर फायरिंग करते हैं। ऐसा ही मामला यहाँ मिलक में देखने को मिला, जहाँ गो तस्करों ने फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक गो तस्कर को गिरफ्तार किया है और 2 गो तस्कर भागने में कामयाब रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक घायल युवक अस्पताल में फर्श पर लेटा हुआ दिख रहा है, जहां उसको ड्रॉप लग रही है। कहीं ना कहीं सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो डीवाई CSC का बताया जा रहा है, जहां एक युवक एक्सीडेंट के दौरान अस्पताल आता है, ना उसे बेड मिलता है, नहीं उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से होता है। फर्श पे ही लेटा दिया जाता है और ड्रिप लगाई जाती है। कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं कि सिस्टम पर पूरे मामले को देखा जाए तो सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर है उनकी लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कहीं ना कहीं मरीज को जिस तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है जो अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट देने की पलीता लगा रहे हैं। वहीं वीडियो के आधार पर CM VK सिंह ने जांच करने के बाद में कार्रवाई करने का दावा किया है। अब देखना होगा, ये न्यूज़1 इंडिया इस खबर को प्रमुखता से चला रहा है, जहां पीड़ित नीचे लेटा हुआ है और उस पर ड्रॉप लग रहे हैं और वहीं डॉक्टर बगल से गुजरते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं CMO ने कहा है कि चाहे CSC हो, तमाम डॉक्टर हों, जिस उपरांत जिसकी ड्यूटी होगी उसके दौरान जिसकी लापरवाही होगी तत्काल जांच के बाद कार्रवाई होगी।